बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम पॉलिटिकल लीक्स विद शाहिद मलिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, गुज़श्ता कुछ दिनों से आर्मी चीफ जनाब कमर जावेद बाजवा साहब की एक्सटेंशन के हवाले से खबरें सरगर्म हैं और इसके ऊपर इमरान खान साहब ने भी तबसरा किया है कि अभी मैंने इस बारे में कुछ नहीं सोचा क्योंकि नवंबर काफ़ी दूर है। तो आज शाहिद साहब से इस मौजूद के ऊपर बात करते हैं कि वो क्या देखते हैं कि ये वाकई कुछ एक्सटेंशन में सदाकत है, उनको दोबारा एक्सटेंशन दी जाएगी या ये जस्ट कयास राइयाँ हैं मीडिया के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब क्या कहेंगे इस हवाले से? आपने इंट्रो मेरा सुन लिया। जी मोहसिन साहब बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, मैंने भी ये खबरें सुनी हैं और 2-4 रोज़ से ये खबरें मीडिया के ऊपर भी गर्दिश कर रही हैं और इसके ऊपर एक सहाफ़ी ने प्राइम मिनिस्टर साहब जनाब इमरान खान साहब से सवाल भी पूछा, जिस पे खान साहब ने कहा कि अभी नवंबर काफ़ी दूर है, क्योंकि आपको पता है कि नवंबर में जाके आर्मी चीफ की जो एक्सटेंशन की मुद्दत है वो पूरी हो रही है। तो मैं नहीं समझता कि इसमें अभी कोई हकीकत है, ये कबल अज़ वक्त बात की जा रही है। और ये अगर आर्मी चीफ एक्सटेंशन लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये एक फ़ौज के ऊपर और फ़ौज के जो एक मेयार है या फ़ौज के इदारे का जो वक़ार है उसके ऊपर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि ये गुज़श्ता कुछ दिहाइयों से हम देख रहे हैं कि आर्मी चीफ जो भी आते हैं एक्सटेंशन की तरफ जाते हैं, जबकि इसका ये तासर मिलता है कि शायद आर्मी में कुछ नीचे जो है जर्नैलों की कमी है, काबिल जर्नैलों की, जो आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दी जा रही है। तो ये बेसिकली सियासी ब्लैकमेलिंग होती है कि हुकूमत आर्मी को अपने साथ रखने के लिए आर्मी चीफ को शीशे में उतारती है कि हम आपको 3 साल की मजीद एक्सटेंशन देते हैं ताकि उनकी हुकूमत चलती रहे। इसी तरीके से कुछ आर्मी चीफ भी माजी में ऐसे गुजरे हैं कि जिन्होंने अपने टेन्योर को बढ़ाने के लिए हुकूमतों के साथ इस तरह की सौदेबाजी की है। तो जैसे माजी में जनरल मुशर्रफ साहब ने अपने इक़्तिदार को तूल दिया, फिर आपके सामने जनरल इशफाक परवेज़ कियानी साहब उन्होंने एक्सटेंशन ली। तो जनरल रहील शरीफ साहब इस मामले में बड़े खुशकिस्मत रहे कि उन्होंने अपना 3 साल जो टेन्योर था बतौर आर्मी चीफ बड़े इज़्ज़त और वक़ार के साथ गुजारा। और हालांकि उस वक्त भी ये खबरें बहुत तेज़ी से गर्दिश करती रहीं नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में कि रहील शरीफ साहब को एक्सटेंशन दी जा रही है या रहील शरीफ साहब एक्सटेंशन लेना चाह रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये सब खबरों को रद्द करते हुए वो एक इज़्ज़त के और वक़ार के साथ उन्होंने रिटायरमेंट ली और आज भी उनको पाक फ़ौज में और अवामी हलकों में एक अच्छी निगाह से, कदर की निगाह से देखा जाता है। तो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने चूँकि एक एक्सटेंशन ऑलरेडी वो ले चुके हैं 2016 से 2019 की उनकी आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत थी, जिसमें उन्होंने 2019 नवंबर में 3 साल की एक्सटेंशन करवाई मौजूदा हुकूमत से। तो मैं नहीं समझता कि ऐसा होना चाहिए। और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की जिस तरह की शख्सियत है, जिस तरह की उन्होंने आर्मी को एक मुश्किल हालात में कमांड संभाली है और की है, तो अगर वो भी ऐसा करेंगे तो मैं समझता हूँ कि उनकी जो अवामी हलकों में या फ़ौज के अंदर उनकी इज़्ज़त में कमी आएगी। और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को भी इसमें सोचना चाहिए कि अगर हुकूमत उनको एक्सटेंशन की ऑफ़र दे भी तो मेरे ख्याल में जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को ये ऑफ़र कबूल नहीं करनी चाहिए। शाहिद साहब, आप कह रहे हैं कि इस तरह होना नहीं चाहिए, लेकिन बिलफर्ज अगर हम ये कहते हैं कि इस तरह हो जाता है तो इसके मुल्की सियासत पर क्या असरात मुरतब होंगे? जी मोहसिन साहब, मेरे ख्याल में अगर ऐसा होता है तो इसके बड़े मनफी असरात पड़ेंगे मुल्की सियासत के ऊपर, क्योंकि अवाम ये समझेंगे कि जो इमरान खान साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ ये जो साजिश बिछाई गई है या जो होने जा रहा है, वो यही समझेंगे कि शायद जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने अपनी एक्सटेंशन लेने के लिए ये सारा खेल रचाया है। और दूसरी बात है, जो सबसे फ़ौज एक बड़ा मुनज़्ज़म इदारा है, फ़ौज के अंदर एक बड़ी ट्रांसपेरेंसी और बड़ी मेरिट की पॉलिसी पर बड़ी सख्ती से अमल किया जाता है। तो इससे ये तासर जनरल कियानी के दौर में भी ऐसा तासर किया था कि शायद नीचे कोई जर्नैलों का फुकदान है, बहरान है जो इस आर्मी चीफ को कंटिन्यू करवाया जा रहा है। देखिए, फ़ौज के अंदर जनरल मुशर्रफ जब बरसर इक़्तिदार थे तो बहुत एक काबिल जर्नैल थे जनरल मुशर्रफ साहब, आज तक भी लोग उनको अच्छे अल्फाज में याद करते हैं। तो जब उन्होंने अपना 8-9 साल दौरे वो गुजारा सदारत का और आर्मी चीफ का, तो देखिए उसके बाद कितना खूबसूरत जनरल आपके पास है जनरल इशफाक परवेज़ कियानी, ठीक है। लेकिन जब उन्होंने एक्सटेंशन ली फिर लोगों ने यही कहा कि शायद नीचे कोई बुरान है। लेकिन अब देखें जब जनरल इशफाक परवेज़ कियानी 2016 में रिटायर हुए तो उसके बाद कितना खूबसूरत जनरल आपको मिला जनरल रहील शरीफ साहब की सूरत में कि इंसान मुशर्रफ को भी भूल गया और जनरल कियानी को भी भूल जाता है इंसान। रहील शरीफ साहब का जो दौरे कमांड है फ़ौज का देख कर उन्होंने बड़े इज़्ज़त और वक़ार के साथ, और उनकी शख्सियत भी ऐसी थी कि आर्मी चीफ की जो ओहदा उनको जचता था, हालांकि वो एक्सटेंशन उनको मिल भी रही थी लेकिन उन्होंने नहीं ली। मैं समझता हूँ जनरल बाजवा साहब को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ हलकों का मैं समझता हूँ कोर कमांडर्स का इसमें बड़ा अहम एक किरदार होता है, और कोर कमांडर्स भी कभी नहीं चाहेंगे कि जनरल बाजवा को नई एक्सटेंशन मिले, और ना वो ऐसा होने देंगे।
جی جس طرح انڈیا میں پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ جنرل بپن راوت جو تھے ایکس آرمی چیف، جن کا گزشتہ دنوں ایک ہیلی کاپٹر کے حادثے میں جہاں بحق ہوئے، کہ انڈیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینے کے لیے انڈیا کا جو آرمی ایکٹ تھا 1950 کا 1950 کا، اس میں اسپیشل ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے آرمی سروس رولز کو تبدیل کر کے اس کے اندر ایک نئی پوسٹ کریٹ کی گئی. جیسے ہمارے یہاں چیئرمین چیف آف اسٹاف ہوتا ہے، جوائنٹ چیف آف اسٹاف، جو آج کل جنرل ندیم رضا صاحب ہیں، تو اس طرح انڈیا نے ایک چیف آف ڈیفنس اسٹاف کے نام سے ایک نیا عہدہ کریٹ کیا، نئی پوسٹ کریٹ کی، اور جنرل بپن راوت کو انہوں نے تینوں فوج کا یعنی بری، بحری اور فضائی فوج کا سربراہ بنا دیا گیا 2019 میں، اور دسمبر 2019 میں. تو یہ ایک مجھے لگتا ہے کہ شاید کوئی اس طرح کی بھی باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ شاید جو ایکسٹینشن لینے جا رہے ہیں یا جو حکومت ان کو دینے جا رہی ہے یا جو بھی اس ڈیل کا نتیجہ سامنے آئے گا، تو شاید ان کو آرمی چیف کے عہدے سے، کیونکہ جنرل ندیم رضا صاحب بھی نومبر میں ریٹائر ہونے جا رہے ہیں 2022 میں، اور آرمی چیف بھی 2022 میں ریٹائر ہونے جا رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو ان کی خواہش کے مطابق چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جو ہے وہ لگا دیا جائے، اور اگلے 3 سال وہ جو ہے بطور جنرل چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی، جس میں پاکستان ایئر فورس، نیول، پاکستان نیوی اور پاکستان آرمی تینوں کے جو جوائنٹ اسٹاف کمیٹی ہے اس کے چیئرمین ہوں گے. وہ یہ ایک علامتی ہوتا ہے، اس میں کوئی یعنی ایسی خاص پاورز نہیں ہوتی سوائے کچھ افواج پاکستان کے بارے سے قانون سازی یا حکومتی معاملات اس حوالے سے، کیونکہ جو تینوں افواج کے سربراہ ہیں، آرمی چیف، نیول چیف اور ایئر چیف، وہ اپنے اپنے اداروں کے خود مختار سربراہ ہوتے ہیں. تو یہ ایک علامتی سا ہوتا ہے. لیکن شاید جنرل باجوہ صاحب ابھی یونیفارم اتارنا نہیں چاہتے، یا ان کو کچھ طاقتیں چاہتی ہیں کہ وہ اس یونیفارم میں کنٹینیو کریں، کیونکہ یہ جو آرمی کے اندر محسن صاحب، یہ آرمی چیف کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے نا، یہ ڈنڈے میں بڑی طاقت ہوتی ہے، اور یہ ڈنڈا جو ہے یہ طاقت کا سرچشمہ یہ ڈنڈا ہوتا ہے آرمی کا. تو جو بھی آرمی چیف بنتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ 3 سالہ جو مدت ہے اس کو بڑھانے کے لیے اس کی کوشش ہوتی ہے. کچھ لوگوں نے مارشل لا لگا کر ٹینور کو بڑھایا، کچھ نے ایکسٹینشن لے کے بڑھایا، لیکن میں سمجھتا ہوں فوج اب مارشل لا کی طرف یہ تو بات طے ہو چکی ہے، اور کور کمانڈرز کبھی بھی مارشل لا کے حق میں نہ انہوں نے کبھی ہوں گے اور نہ کبھی آگے مستقبل میں ایسا ہونے دیں گے. لیکن سول مارشل لا کی صورت میں جیسے موجودہ حالات دیکھیں تو اس وقت ملک میں ایک سول مارشل لا ہے. عمران خان جو ہے کٹ پتلی پرائم منسٹر کے طور پہ ایک کام کر رہے ہیں، اور اصل جو ادارہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ادارہ ہے جو اس وقت حکومت کو چلا رہا ہے یا سمجھا رہا ہے یا حکومت بنا رہا ہے یا حکومت گرا رہا ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو اس معاملے میں اپنا دامن صاف رکھنا چاہیے، اور کوئی ایسا غیر قانونی یا خلاف آئین کام نہیں کرنا چاہیے جس سے فوج میں یہ نفرت اور یہ تاثر جائے کہ شاید فوج کے اندر جو پچھلی لاٹ بیٹھی ہے جس میں میجر جنرل، لیفٹیننٹ جنرل، بریگیڈیئرز پیچھے ایک لمبی لائن میں لگے ہوئے ہیں، کہ شاید ان میں کوئی ایسا قابل آفیسر نہیں ہے. آپ دیکھیں گے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے جانے کے بعد ایک بہت اچھا آرمی چیف انشاءاللہ آپ کو ملے گا. اچھا، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ چلے جاتے تو اچھا آرمی آفیسر مل سکتا ہے لائک جنرل پاکستان کو، تو کون کون سی ایسی آپشنز ہیں جن کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس پوزیشن کے لیے اہل ہیں یا وہ آگے آ سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، محسن صاحب میرا تعلق تو کچھ اقوال سے ہے. اگر میں جنرل فیض حمید کی بات کروں گا تو ہو سکتا ہے میں اس میں ہے کہ میری دلی خواہش لگے، لیکن ابھی جو امید ہے یہ جس طریقے سے حالات پچھلے ہم چند سالوں سے دیکھ رہے ہیں، تو جنرل فیض صاحب کو یہ جو پہلے ڈی جی آئی ایس آئی بنایا، کیونکہ پہلے آئی ایس آئی میں جب عمران خان کی گورنمنٹ بنی تو نمبر 2 تھے، اس کے بعد ان کو پروموٹ کر کے لیفٹیننٹ جنرل بنا کے آئی ایس آئی کا ڈی جی لگایا گیا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ چونکہ آرمی چیف بننے کے لیے کور کی کمانڈ ہونا ضروری ہے، کسی کمانڈ جیسے جنرل آصف غفور صاحب کو کور کمانڈر بنانے کے لیے ان کو پہلے جی او سی کمانڈ دی گئی، آئی ایس پی ایف سے ہٹا کے جی او سی کو پڑھا لگایا گیا، اس کے بعد ان کو پروموٹ کر کے لیفٹیننٹ جنرل بنایا گیا. اس طرح جنرل فیض حمید صاحب کو بھی ڈی جی آئی ایس آئی کے اہم عہدے سے ہٹا کے کور کمانڈر پشاور لگایا گیا. اور یہاں تک میں نے شاید یہ 3 سال قبل بھی بات کی تھی کہ ہمارے نئے آرمی چیف جنرل فیض حمید صاحب ہو سکتے ہیں. وہ فوج میں اس وقت ان کے حوالے سے بھی کچھ دو رائے پائی جا رہی ہیں، کچھ کور کمانڈر چاہتے ہیں اور کچھ کور کمانڈر جنرل فیض حمید کو آرمی چیف نہیں دیکھنا چاہتے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا نظام، یہ جو نواز شریف کا جانا اور عمران خان صاحب کا آنا اور اس سب کا ذمہ دار جنرل فیض حمید صاحب کو ٹھہراتے ہیں. اور یہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو اختلاف رائے بنیادی طور پہ ہوا نا ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان، جہاں سے یہ دونوں ایک صفحے سے الگ ہوئے ہیں، وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جب جنرل فیض حمید صاحب کو ڈی جی آئی ایس آئی سی تبدیل کیا گیا، جو کہ عمران خان صاحب کو وہ فیصلہ آرمی کا، آرم فورسز کا ناپسند آیا، اور انہوں نے اس کو ریزسٹ کیا اور چاہا کہ
क्योंकि वो जनरल फैज़ हमीद को अपनी हुकूमत का यानी एक तहफ़्फ़ुज़ समझते थे और समझते थे कि जब तक जनरल फैज़ हमीद साहब DGI से रहेंगे मैं सुकून से हुकूमत करूँगा। तो वहाँ से बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब के और मल्टी एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान पहला तनाज़ा शुरू हुआ और फिर आपने देखा कि फ़ौज ने उसको बड़ी खूबसूरती से इमरान खान साहब को आमादा किया और इमरान खान साहब ने जो टाइम मांगा उसमें फ़ौज ने उनको टाइम दिया और उसके बाद उनको कोर कमांडर पेशावर लगाया गया। और फिर आप देखें कि कोर कमांडर पेशावर लगने के बाद जो पेशावर में बलदियाती इंतखाबात हुए उसमें जो रिजल्ट सामने आए हैं उसमें पता चला कि जनरल फैज़ हमीद साहब का सियासत में अमल दखल काफ़ी कम कर दिया गया है। वरना अगर वो कोर कमांडर पेशावर होकर इमरान खान साहब को सपोर्ट करते तो यकीनन KPK में बलदियाती इंतखाबात के नतीजे मुख्तलिफ होते। तो मेरे ख्याल में पहला ऑप्शन तो जनरल फैज़ हमीद साहब का है, लेकिन उसके अलावा 2-3 और सीनियर जर्नल्स हैं जो कि इस वक्त आर्मी चीफ बनने की सलाहियत रखते हैं और वो गैर सियासी भी हैं। तो मेरे ख्याल आर्मी को एक प्रोफेशनल आर्मी चीफ की जरूरत है। जनरल आसिफ गफूर के चांसेस हैं? नहीं, अभी वो जूनियर हैं। इस वक्त जो 10 कोर के कोर कमांडर जनरल साहिर शमशाद मिर्जा साहब, उनका भी तल्लक हमारे भाई जिला चकवाल से है, तो वो भी इस दौड़ में शामिल हो सकते हैं। और भी 2-3 कोर कमांडर्स हैं, तो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि ये बड़े हसास मामला होते हैं। तो कबल कुछ भी कहना, क्योंकि फ़ौज की पॉलिसी का आखिरी वक्त तक किसी को इल्म नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया कि पिछली प्रोग्राम में कि DG ISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें उन्होंने कहा कि कोई डील नहीं हो रही, तो मैंने जैसे कहा कि हो सकता है जनरल बाबर इफ्तिखार के इल्म में ये बात ना हो, क्योंकि ये आर्मी जो अपनी पॉलिसी होती है ये इसको कोर कमांडर्स के इजलास में तय किया जाता है। जो भी फ़ौज का अगला लाए अमल होता है वो फ़ौज का एक तरीक़ाकार है कि फ़ौज के जो 9-10 को सीनियर जर्नल्स हैं जिसमें के कोर कमांडर्स हैं और कुछ दीगर जैसे आर्मी चीफ हो गए और कुछ चीज़ को अहम सीटों पर तैनात लेफ्टिनेंट जनरल, वो इसमें शिरकत करते हैं। और जो कोर कमांडर इजलास में फैसले किए जाते हैं वो फ़र्द वाहिद के फैसले नहीं गिने जाते, वो आर्मी चीफ उनको बदल नहीं सकता, वो फ़ौज की पॉलिसी का तयन करते हैं। और जो भी आर्मी चीफ आता है वो कोर कमांडर्स के इजलास के फैसलों पर मनोवन अमल दरामद करने का पाबंद होता है। फ़ौज के अंदर फ़र्द वाहिद की पसंद नापसंद नहीं चलती। तो जो कोर कमांडर्स इस हवाले से फैसला करेंगे यकीनन वही होगा। लेकिन ये इसमें अगर आप देखें तो जनरल नदीम अंजम साहब को भी बड़ा अहम जिम्मेदारी दी गई है DG ISI के हवाले से। तो आने वाले दिनों में फ़ौज के अंदर भी मैं कुछ तब्दीली देख रहा हूँ, क्योंकि अगर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब नवंबर में रिटायरमेंट ले लेते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन अगर रिटायर नहीं लेते और इंडिया की तर्ज पे वो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बनते हैं तो उनका आर्मी के अंदर अमल दखल काफ़ी कम हो जाए। हाँ, अगर उनको अमेंडमेंट के अंदर कुछ पावर्स ऐसी दे दी गई जिससे चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का अहदा ताकतवर हो गया, जिसमें वो तीनों आर्मी चीफ्स को पे उनका कंट्रोल आ गया, तो फिर शायद वो पाकिस्तानी सियासत में अहम रोल अदा करें। लेकिन मैं समझता हूँ, मेरी फिर यही रिक्वेस्ट है आपके प्रोग्राम के ज़रिए जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से भी और इमरान खान साहब से भी, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से, कि खुदारा ऐसी सौदेबाजी ना करें जिससे अवाम में ये तासुर जाए कि इमरान खान साहब और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के दरमियान कोई खुफिया डील है जिसकी बुनियाद पर इमरान खान साहब इक़्तिदार में आए और अब इमरान खान साहब उनको एक्सटेंशन देने जा रहे हैं, या आर्मी जो है वो अपने मनपसंद फैसले लेने के लिए हुकूमतों को गिराती और बढ़ाती है। मैं समझता हूँ इससे फ़ौज का वक़ार मजरू होगा और मुशर्रफ के बाद जनरल मुशर्रफ के जाने के बाद बड़ी मुश्किल से फ़ौज का वक़ार अवामी हल्कों में अवामी सतह पर बहाल हुआ है। उसको बहाल रहना चाहिए, बल्कि उसमें आने वाले दिनों में मज़ीद इजाफा होना चाहिए। तो फ़ौज एक हमारा यानी कौमी सलामती का इदारा है, तो इस इदारे के अंदर जो है ना हर फौजी जो है और हर ऑफिसर, चाहे वो जूनियर रैंक है सीनियर रैंक है, वो फ़ौज के मुस्तकबिल के लीडर्स हैं। तो इसलिए उनको लीडर्स का रास्ता बंद नहीं करना चाहिए, बल्कि जो मेरिट के ऊपर अपने जो आर्मी का एक तरीकाकार है उसके मुताबिक जो ऊपर आ रहे हैं उनको आने देना चाहिए, उनका रास्ता नहीं रोकना चाहिए। शाहिद साहब, हमने आज से कुछ दिन पहले भी एक तवील प्रोग्राम किया था आपके साथ इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कि इस्टेब्लिशमेंट क्या है और किस तरह काम करती है, तो वो लोगों ने बहुत पसंद भी किया। लेकिन वो क्योंकि काफ़ी तवील है तो बहुत से लोग ये आपसे जानना चाह रहे हैं कि अगर 2 लफ्ज़ों में आप इस्टेब्लिशमेंट को बयान कर सकें तो वो क्या, आप कैसे बयान करेंगे इस्टेब्लिशमेंट को? ये मौसम साहब बड़ा मुश्किल सवाल आपने पूछ लिया, क्योंकि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का किरदार इतना वसी है पाकिस्तानी सियासत में कि उसको 2 मिनट में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी मैं आपके नाज़रीन की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए इतना कहूँगा कि अगर हम इसको मुख्तसर करें मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के किरदार को, तो मेरे ख्याल में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का किरदार ये है कि जो चोर को कान में कहती है कि चोरी करो और पुलिस के कान में कहती है कि चोर को पकड़ो, यानी एक तरफ चोर को हल्लाशेरी देती है, दूसरी तरफ पुलिस को कहती है इसको गिरफ्तार करो। तो एस्टेब्लिशमेंट का किरदार कुछ इस तरह का हमारी सियासत में पाया जाता है। ये बड़ा खतरनाक बयान आपने कर दिया जी। बस फिर आपने सवाल जो ऐसा पूछा उसका जवाब तो देना था, मुख्तसर जवाब तो यही बनता है। चले, थैंक यू वेरी मच शाहिद साहब।
ہم آگے بھی آپ کے ساتھ اسی طرح کے پروگرام کرتے رہیں گے. اب کیونکہ ابھی آرمی چیف کی ایکسٹینشن کافی دور ہے، لیکن کیونکہ اس وقت چہ مگوئیاں جاری تھیں تو ہم نے اپنے ناظرین تک یہ پہنچانے کی کوشش کی کہ کیا اس طرح آنے والے دنوں میں کیا افیکٹ ہو سکتا ہے. تھینک یو ویری مچ شاہد صاحب. جی بہت شکریہ محسن. جی ناظرین، آپ سن رہے تھے شاہد صاحب کی گفتگو. امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا آج کا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محسن ملک کو اجازت دیں. آپ سے ملاقات ہوگی بہت جلد. اللہ حافظ.